नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के शाम 7 बजे के प्रोग्राम में। राहुल गांधी का लेख क्या छपा, 12-13 भाषाओं में लेख छपा चुनाव आयोग की महाराष्ट्र में गड़बड़ियों पर, और सारा जो इसका असर पड़ रहा है ऐसा लग रहा है बिहार में पड़ रहा है। बिहार में बिल्कुल खलबली मची हुई है। आप जानते हैं बिहार में इलेक्शन होना है। पिछले इलेक्शन में भी तेजस्वी यादव ने काफी आरोप लगाए थे कि मतदान में और मतदान के बाद मतगणना में काफी गड़बड़ियां हुई हैं, लोगों के नाम काटे गए हैं और इस तरह की बहुत सारी वही बातें हुई थी जिन बातों का जिक्र महाराष्ट्र में किया है राहुल गांधी ने। अब देखिए, राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने सवाल तो चुनाव आयोग के ऊपर उठाया, तो जवाब किसको देना चाहिए? चुनाव आयोग को। लेकिन जवाब कौन दे रहा है? महाराष्ट्र में जवाब दे रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री। नहीं इतने लाख, नहीं इतने लाख ही बड़े। अरे भाई, चुनाव आयोग बैठा है, वो डेटा के साथ राहुल गांधी की बातों को गलत साबित कर दे, तब तो माना जाएगा कि हां, राहुल गांधी जो कह रहे थे गलत कह रहे थे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से पगलाई हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द क्यों हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि बिहार में अगर सही चुनाव हो गए और सही जनगणना हो गई तो नीतीश कुमार और उसकी जो जोड़ी है, इस जोड़ी की विदाई हो जाएगी? हालांकि प्लानिंग तो यह है कि नीतीश बाबू को इस बार सिमटा दिया जाए, इस बार निपटा दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता पहली बार, आजादी के बाद पहली बार बिहार की गद्दी पर बैठे। आपस में जो कशमकश चल रही है उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान साहब भी शामिल है। अभी लोक जनशक्ति उनकी पार्टी है, उसके जो बिहार प्रभारी हैं और सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा मजेदार, और जाहिर सी बात है कि चिराग जी की सहमति के बिना उन्होंने ट्वीट किया हो, यह बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यकर्ताओं में यह भावना है कि वो आरक्षित नहीं, सामान्य सीट से चुनाव लड़ें और वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ें। यानी डिमांड ये आ रही है कि आप लोकसभा छोड़िए, विधानसभा में आइए, राज्य की राजनीति कीजिए और मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी कीजिए। और ये एक ऐसी बात है जो नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इस जले पर नमक छिड़कने के लिए मीसा भारती जी आ गई। मीसा भारती जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, सांसदी से इस्तीफा दें और चुनाव लड़ें। कार्यकर्ता के साथ साथ विपक्ष की भी यही पुकार है। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी को सोचना पड़ेगा। मतलब सीधे वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी को इससे दिक्कत होगी, गठबंधन टूट भी सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने जब से राहुल गांधी वाले बयान के समर्थन में यह कहा कि अगर आरोप लग रहा है तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, ऐसा लगता है बिहार के समीकरण काफी उलट पलट रहे हैं। अब वहां जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल कसमसा रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कहते रहिए। पप्पू पप्पू कहते हुए आप लोग पप्पू बन गए, लेकिन राहुल गांधी की जो इमेज है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है। तो सवाल पूछा है, जवाब दीजिए और वहां पर अपने गठबंधन को संभालिए, क्योंकि एक खबर यह आ रही है कि ओवैसी साहब जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें। और अगर वो शामिल होते हैं तो जो मुस्लिम वोट बंटने से थोड़ा नुकसान होता था वो नुकसान भी कम हो सकता है। खास तौर पर सीमांचल के इलाकों में अच्छा खासा फायदा हो सकता है गठबंधन का, जो बीजेपी के लिए एक सरदर्द होगा। ये और इसके अलावा भी कई सारी खबरें लेकर आ रही हैं शालिनी। आप जानते हैं हमारे चैनल के ऊपर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद से हमें अपने वीडियोस हटाने पड़े। अब हमने दोबारा शुरू किया है। जैसे पहले आप सपोर्ट करते रहे हैं, हमें उम्मीद है आपका सपोर्ट मिलेगा। मैं एक अपील कर रहा हूं, 3 रुपए रोज से भी कम पर अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और सुनिए शालिनी क्या कह रही हैं आज की खबरों के साथ। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। सरकार से पूछा, महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों को मुआवजा क्यों नहीं दिया। मणिपुर में प्रशासन ने 5 जिलों में इंटरनेट बंद किया, लगाया कर्फ्यू। मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हुआ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती में 27 मदरसों को गिराने पर लगाई रोक। 27 मदरसों ने दाखिल की थी याचिका। यह रोक 3 जुलाई तक जारी रहेगी। बेंगलुरु भगदड़ में मारे लोगों के लिए सीएम सिद्धारमैया ने मुआवजा राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की। दिल्ली में डबल इंजन की बीजेपी सरकार में 9 साल की बच्ची से हुआ दुष्कर्म। लड़की कॉलोनी के एक घर में सूटकेस में बेहोश मिली, अस्पताल ले जाते हुए हुई मौत।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए दिशा निर्देश हुए जारी। परिवार की सहमति के बिना नहीं होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तान रक्षा मंत्री बोले भारत को जल युद्ध में हराएंगे। पाक मंत्री बोले कहा भारत जानबूझकर चुनाव का पानी कंट्रोल कर रहा। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। राहुल के दावों पर क्यों भड़क उठी बीजेपी? साल 2024 में महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर फिर एक बार राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए हैं। यही नहीं, राहुल ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भी चेतावनी दी है, जिसके बाद बवाल हो गया। राहुल गांधी ने पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी को सीधे तौर पर घेरा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से बीजेपी की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई। राहुल ने शनिवार को द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखे अपने लेख में कहा, बीजेपी और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी, और तो और महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां बीजेपी हारती दिख रही हो। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फिर एक बार ईसीआई ने सफाई भी दी। इलेक्शन कमीशन ने राहुल के दावों को निराधार करार दिया। आयोग ने कहा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे गए थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके बाद राहुल ने चुनाव आयोग के जवाब देने के तरीके पर भी सवाल उठाया। राहुल ने शनिवार रात एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप यानी चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। बिना साइन और टालमटोल वाले नोट जारी करके गंभीर सवालों के जवाब देने का तरीका सही नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर बीजेपी भी विफरती हुई नजर आई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली है। जब तक वो जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक उनकी पार्टी नहीं जीत सकती। उन्होंने अपनी बातों से महाराष्ट्र के वोटर्स का अपमान किया है। भारत की आजादी को लेकर क्या बोले मोहन भागवत? मोहन भागवत ने कहा कि भारत की आजादी का श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता। उनके इस बयान ने आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर फिर एक बार नई बहस छेड़ दी है। नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में मोहन भागवत गए थे, जहां उन्होंने भारत की आजादी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने का श्रेय कोई भी एक इकाई नहीं ले सकती। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत की आजादी असंख्य लोगों और समूहों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह से शुरू हुआ, जिसने एक संघर्ष को जन्म दिया। इसी संघर्ष के कारण भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। उन्होंने कहा कि देश को अपनी आजादी कैसे मिली, इस चर्चा में अक्सर एक महत्वपूर्ण सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, बल्कि 1857 के बाद पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की लपटें भड़क उठी, जिसकी वजह से आज भारत को आजादी मिली। वहीं दूसरी ओर भारत में आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान इस बहस को अब और तेज कर देगा। इतिहास में ये बात काफी हद तक दर्ज की गई है कि आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से दूरी बनाए रखी। हालांकि अब आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि उनके संस्थापक केबी हेडगेवार जैसे नेताओं ने लोकमान्य तिलक से प्रेरित होकर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में हिस्सा लिया। वो बताते हैं कि हेडगेवार को 1921 में ब्रिटिश विरोधी भाषण के लिए और 1930 में नमक आंदोलन में शामिल होने के लिए जेल भी हुई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर आरएसएस के बड़े नेता एमएस गोलवलकर ने अपने लेखों में साफ कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तो बस प्रतिक्रियावादी और अस्थायी था, यानी सिर्फ विरोध में किया गया था और कुछ समय के लिए था, जो कि अस्थायी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों से लड़ने के बजाय असली लड़ाई आंतरिक दुश्मनों से लड़नी है। आरएसएस के इतिहास से बहुत से स्थानों पर यह साफ होता है कि आरएसएस का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश शासन खत्म करना नहीं, बल्कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना था। आरएसएस की स्थापना
1925 में हेडगेवार ने की थी। ज्यादातर इतिहासकार और आलोचक इस बात पर सहमत हैं कि इस संगठन ने स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर हिस्सा ही नहीं लिया था। इसी बात पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर अक्सर बहसें होती रहती हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों से भी दूरी बनाए रखी थी। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने 1925 में कांग्रेस के छुआछूत उन्मूलन और जातीय एकता के एजेंडे से असहमति के कारण आरएसएस की स्थापना की थी। संगठन ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से भी दूरी बनाए रखी और अपने प्रयासों को हिंदू संगठन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित किया। कुंभ भगदड़ पर योगी सरकार को हाईकोर्ट से क्यों लगी फटकार? महाकुंभ भगदड़ मामले में योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार लगी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अभी तक भगदड़ में मारे गए लोगों को मुआवजा नहीं दिया है और उसका रवैया अस्थिर है और नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन भी है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और संदीप जैन की खंडपीठ ने उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। कोर्ट ने सरकार से भगदड़ में हुई सभी मौतों, मरीजों और डॉक्टरों की रिपोर्ट मांगी है और मुआवजे से संबंधित पूरा ब्यौरा देने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के ट्रस्टी की तरह काम करती है और उसे पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ये भगदड़ 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान से पहले आधी रात को हुई थी। सरकार ने 30 मौतों को स्वीकार किया था और 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। हाईकोर्ट ने उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई की। उदय के मुताबिक महाकुंभ भगदड़ में उनकी पत्नी सुनैना देवी को गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी पत्नी के शव का ना तो पोस्टमार्टम हुआ और ना ही उन्हें कोई जानकारी दी गई। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि सुनैना को कब और किस हालात में अस्पताल लाया गया था। कोर्ट ने इसे गंभीर चूक मानते हुए सरकारी संस्थानों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है। बेंच ने कहा कि जब सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी थी तो उसको समय से और गरिमा के साथ परिवारों को दे देना चाहिए था। नागरिकों की कोई गलती नहीं और ऐसी त्रासदियों में राज्य का ये कर्तव्य है कि वो पीड़ित परिवारों की देखभाल और सहायता करे। मणिपुर में क्यों बढ़ा फिर से तनाव? मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कुछ इलाकों में शनिवार को विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार ने शनिवार की रात से अगले 5 दिनों के लिए राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया है और साथ ही पुलिस ने 4 जिलों में धारा 163 लागू कर दी है। सार्वजनिक जगहों पर लोगों के जुटने और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। शनिवार की रात मैतेई संगठन के एक नेता को कथित तौर पर हिरासत में लेने की खबर आई थी, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। ये प्रदर्शन क्वा के ईथेल और उरीपोक में हुए। प्रदर्शनकारियों की आगजनी करने की भी खबरें थीं। हालांकि अभी तक कथित तौर पर गिरफ्तार नेता का नाम या उनके खिलाफ आरोपों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए क्वाई केथिल और उरीपोक में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यहाँ कुछ लोगों ने सड़क पर टायर और फर्नीचर जलाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मणिपुर के लोगों का दुख, पीड़ा और लाचारी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में इम्फाल, वेस्ट इम्फाल, ईस्ट और थौबाल, कचिंग और विष्णुपुर में ये 5 जिले फिर से हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। फरवरी 2022 में बीजेपी ने मणिपुर विधानसभा चुनावों में अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल की थी। एनडीए के पास स्पष्ट जनादेश था, लेकिन उस जनादेश के महज 15 महीने के बाद 3 मई 2023 की रात से मणिपुर के जलने के लिए छोड़ दिया गया। सैकड़ों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई। हजारों लोग बेघर हो गए। पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की ये खबर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।